periodic table, classification of elements, absolutely correct. Classification of elements और periodic table. ठीक है, थोड़े से ही बच्चे क्यों आए आज? आज इतने कम बच्चे क्यों हैं क्लास में? लगता है आधे बच्चे सोए रह जाते हैं कि दे आर जस्ट स्लीपिंग, उनको yes, periodic classification, absolutely correct. So let me share my screen. Is my screen visible to all? Yes. Okay, good. Just a minute. Yes. Okay. So let's start with this chapter, classification of elements and periodicity in properties. तो बेटा अगर हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि why there is need for the classification. क्लासिफाई क्यों करा गया एलिमेंट्स को? Who will tell me what is the need for the classification of element? हम बोल रहे हैं कि क्लासिफाई करना है बट क्यों करना है? Why? Yes, tell me why there is need to classify the elements? फटाफट से बताओ. बिल्कुल सही. Easy to study. Mohsin, very good बेटा. To make study large number of elements easy so that we can study properly to observe something. Absolutely correct. अब जैसे अगर हम बेटा आपकी क्लास की बात करें, there are so many students, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं लेकिन हमने उनको ग्रुप्स में बैचेस में डिवाइड कर दिया. ठीक है वी. अरे पहले भी मिले थे हम नंदन. फिर से मिल गई मतलब मैं तो गुम हुई ही नहीं थी. आई एम हेयर ओनली. Yes, so absolutely correct to study about elements in systematic manner. तो बेटा बहुत सारे elements होते हैं जैसे by today we know 118 elements. अगर उनके बीच में कोई similarity, कोई properties ना हो तो हम उनको किस तरह से learn रखेंगे? तो classification को क्यों किया गया to make the study easier. तो classify हम क्यों करते हैं ताकि उनकी study easily हो जाए, हम उनको easily याद रख सकें by just अटैचिंग देम इन द रोज एंड कॉलम्स. उनको रोज एंड कॉलम की फॉर्म में हम जस्टिफाई करके. एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. पीरियोडिसिटी का क्या मतलब है? अब मेरे को पीरियोडिसिटी का कौन बताएगा मतलब? इज माई वॉइस क्लियर टू ऑल? एक बच्चे का मैसेज आया कि आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही. क्लियर है बेटा बाकी बच्चों को? दानिश एक बार ही आप रीज्वाइन करके देख सकते हो बेटा. बिल्कुल सही सुधांशु. कि रिपीटेशन और आप क्या कह सकते हो एक तरह से एलिमेंट्स का रिपीट होना, अपनी प्रॉपर्टीज को भी रिपीट करते रहना. सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज पीरियोडिसिटी. रिपीटेशन कैरेक्टर्स ऑफ एलिमेंट. जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं बेटा, फर्स्ट शेल की अगर हम बात करते हैं 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, ऐसे 1 1 जिसकी outermost शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम एक ही रो में रखते हैं. मींस उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉपर्टी या तो रिपीट करेगी, रेपिटेशन रहेगी किसी चीज की, या उनकी कोई प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी होगी. तब जाके उनको हम बोलते हैं कि ये जो करेक्टर है पीरियोडिक करेक्टर शो कर रहे हैं. So this is our chapter, classification of elements and periodicity in properties. ठीक है, तो अब हमें पता है कि हम पीरियोडिक टेबल को स्टडी करते हैं लेकिन बेटा ऐसा तो नहीं है ना कि कल एक साइंटिस्ट रात को सोया था, सुबह वो उठा एंड ही विल गिव द आइडिया ऑफ पीरियोडिक टेबल. अच्छा ऐसे ऐसे पीरियोडिक टेबल बना लो. ऐसा नहीं हुआ था. ठीक है, सो मेनी फेलर्स और अटेम्प्ट्स आर देयर. कोई भी चीज को डिस्कवर करने से पहले बहुत सारे अटेम्प्ट किए जाते हैं जो हमें कुछ पॉइंट देते हैं जिनको हम एक्सेप्ट करते हैं, कुछ पॉइंट वो हमारे निग्लेक्ट कर देते हैं. तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट था जिसने हमें एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, हु वाज दैट? यस. हु डिस्कवर्ड द एलिमेंट्स इन क्लासिफिकेशन में एलिमेंट्स को किसने डिस्कवर किया था?
सबसे पहले किसने हमें थोड़ी सी स्टडी बताई थी? फटाफट से बताओ। हु गिव अस द वेरी फर्स्ट एस्टिमेशन? सबसे पहले किसने अरेंजमेंट दिखाई थी? किसी को नहीं पता? सब सो रहे हैं। यस, बताओ बेटा। Yes, who tell us about the classification of elements on the very first stage? ये तो 10th में भी पढ़ा है। इतना सोचना पड़ रहा है तुम सबको? यस, मेरी आवाज आ रही है? वही बता दो। हेलो। यस, एम आई ऑडिबल? लिख क्यों नहीं रहे हो चैट में? यस, एम आई ऑडिबल? यस, कमेंट इन द चैट बॉक्स व्हाट हैपन? नहीं, मुझे कोई मैसेज दिखाई नहीं दे रहे। आप लोग लिख रहे हो क्या? यू ऑल आर राइटिंग इन द चैट बॉक्स? Okay, just a minute. Let me see what happened. Okay. हाँ, इतने मैसेज, मुझे एक भी मैसेज नहीं दिख रहा। जस्ट अ मिनट, लेट मी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी दिख रहे हैं। डोबरनियर, बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है। मुझे रिफ्रेश नहीं हो पाए थे। ठीक है, अभी दिख रहे हैं। मेंडलीव बेटा बाद में आएगा। सबसे पहली जो थी, दैट इज गिवन बाय डोबरनियर। डोबरनियर ट्रेड्स। तो ट्रेड का क्या मतलब है? ट्रेड जनरली स्टैंड फॉर द नंबर 3। उन्होंने बेटा 3 रोज और 3 कॉलम, 3 रोज और 3 कॉलम में अरेंजमेंट दिखाई थी एलिमेंट्स की। मान लो यहाँ पे 1 2 3 रखा, ए बी सी यहाँ रख दिया, एक्स वाई जेड हमने यहाँ रखा। ठीक है, तो डोबर्नियर के ट्रेड थे। जनरली दे विल गिव अस डोबर्नियर ट्रेड। तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो डोबर्नियर की थी, दैट दे अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर मास नंबर कह लो या एटॉमिक वेट, अकॉर्डिंग टू देयर मास नंबर, एटॉमिक वेट, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में उन्होंने उसको अरेंज किया था। सेकंड पार्ट था बेटा, डोबर्नियर के ट्रेड का एक मेन फंक्शन था, उन्होंने कुछ बताया था। व्हाट वाज दैट? 1 and 3 एवरेज मास इज इक्वल टू 2। एब्सोल्युटली करेक्ट अर्पित, वेरी गुड। स्क्रीन विजिबल है? आयुष को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही, बाकी बच्चों को दिख रही है? यस, 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 ठीक है। आयुष रिफ्रेश। देखो बेटा, तो उन्होंने डोबर्नियर के ट्रेड में एक मेन बात क्या कही थी कि एटॉमिक वेट ऑफ सेकंड एलिमेंट वुड बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ठीक है ना? थर्ड एलिमेंट एटॉमिक वेट। कहने का क्या मतलब है बेटा कि जो सेकंड नंबर वाला है, दैट उसका एटॉमिक वेट आप फर्स्ट प्लस 3 के एटॉमिक वेट का ऐसे करके मिडल निकाल के निकाल सकते हो। ठीक है, यू जस्ट टेक देयर एवरेज। सेकेंड इज इक्वल टू 1 + 3/2, दैट इज जनरली डोबर्नियर ट्रेड। व्हाट्स माय नेम? कार्तिक। कार्तिक, आपकी मेरे साथ फर्स्ट क्लास है बेटा? अच्छा, आई थिंक सो कुछ और बैच के बच्चे आज हमारी क्लास में आए हैं। तो माय नेम इज नवनीत कौर। ठीक है, सो हेलो एवरीवन, जो भी नए बच्चे हैं हमारी क्लास में। माई सेल्फ डॉक्टर नवनीत कौर, एंड आई हैव डन पीएचडी इन केमिस्ट्री, सो ऑब्वियसली आई एम हियर फॉर केमिस्ट्री। एक और बार एक्सप्लेन कर देते हैं बेटा, बिल्कुल। देखो, डोबर्नियर ट्रेड क्या था? डोबर्नियर सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था रोज और कॉलम की फॉर्म में।
तो उन्होंने क्या बोला था कि दे अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर मास नंबर। उन्होंने सबसे पहली अरेंजमेंट एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग करी थी, मास नंबर के रिगार्डिंग। अच्छा अच्छा, ठीक है, नंदन ने इसीलिए बोला फिर मिल गए। कोई नहीं, ऐसे कभी ना कभी हम मिलते ही रहेंगे बेटा, क्योंकि कोई ना कोई टीचर को कुछ ना कुछ काम आ जाता है, तो कभी वो छुट्टी पे कभी हम छुट्टी पे, तो ऐसा चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। सो जनरली बेटा डोबर्नियर अरेंज एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर मास नंबर, और एटॉमिक वेट जो होता है ना मिडल वाले एलिमेंट का, सेकंड एलिमेंट का, वो फर्स्ट और थर्ड का एवरेज होता है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि पहला और तीसरा बच्चा अगर 10 ईयर का फर्स्ट स्टूडेंट है, 10 ईयर का सेकंड स्टूडेंट है मेरे पास, तो मैं बीच में उसके 7 ईयर वाले स्टूडेंट को बिठाना चाहूंगी कि उन दोनों का एवरेज, ओ वो भी 10 ही होगा फिर तो ऑब्वियसली 20/10, तो वो सारे 10-10 हो गए। ठीक है। तो आपको जैसे इसमें क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं। लेटर सपोज कि आपको बोल दिया वन का एटॉमिक वेट 7 है, आपको सेकंड वाले का निकालना है, लेटर सपोज ये है, और इसका आपने मान लिया 10 है, 3 का 10 है, तो आप 2 का इजिली निकाल सकते हो बेटा, x इज इक्वल टू 7 + 10/2 यानी कि 17/2। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 8.5। ठीक है। सो दैट मीन्स सेकंड का जो वेट है दैट वुड बी 8.5। इस तरह से आप एटॉमिक वेट निकाल सकते हो। ये थी डोबर्नियर की थ्योरी। पहला पॉइंट उन्होंने क्या बोला था बेटा कि एलिमेंट्स को उन्होंने एटॉमिक वेट मास नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया था रोज और कॉलम में। जैसे आप देख रहे हो 3 रोज थी, 3 ही कॉलम थे, 3/3 का ट्रेड था उनका। और एक और पॉइंट क्या था कि जो एटॉमिक वेट होगा सेकंड एलिमेंट का वो एवरेज होगा फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का। बट डोबर्नियर के ट्रेड को मच सक्सेसफुल नहीं मिल पाया, वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ऐसा क्यों? व्हाट वुड बी द रीजन दैट वुड नॉट गेट मच सक्सेसफुल? क्या रीजन लग रहा है आपको अभी, बताओ। यस, बिल्कुल सही। बिकॉज ही फाउंड ओनली 3 ट्रेड्स। अब बेटा देखो हमारी क्लास में आज 60 स्टूडेंट्स है, अगर मैं बोलूं आई विल ओनली टीच टू 9 स्टूडेंट्स, ऑल अदर्स कैन गो, तो आप लोग बोलोगे अच्छा ये क्या बात हुई मैम, किस बेस पे आपने सिर्फ वो 9 स्टूडेंट चूज किए? ठीक है ना। तो अगर 9 स्टूडेंट चूज भी किए तो वो किस बेसिस पे थे? दैट्स वाई उसके ट्रेड को ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया वो, क्योंकि डोबर्नियर ट्रेड में बेटा सिर्फ उन्होंने 3 ट्रेड लिए थे, 9 एलिमेंट्स को ही लिया था। दे ओनली टेक दीज 9 एलिमेंट, और वो भी ये नहीं बताया था कि यही सिर्फ 9 एलिमेंट क्यों लिए। सो ड्यू टू दीज रीजंस जो बर्नियर के ट्रेड को हमने क्या कर दिया, टाटा बाय बाय, काटा कर दिया इसको। ठीक है, क्रॉस। उसके बाद एक नया साइंटिस्ट आया, न्यू ट्रेड, ट्रेड नहीं कह सकते, अपने न्यू लॉ के साथ। हु वाज दैट? सेकंड नंबर पे कौन आया था फिर? सेकंड नंबर पे किसका लॉ आया था? वेरी गुड, वेरी गुड, दैट वाज गिवन बाय न्यूलैंड। न्यूलैंड फिर अपना सेकंड लॉ लेके आया, दैट इज कॉल्ड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव को सिमिलैरिटी दी गई म्यूजिक नोट्स के साथ। इसको म्यूजिक नोट्स के साथ सिमिलैरिटी मिली। म्यूजिक नोट्स कैसे होते हैं बेटा? हमने सरगम कभी ना कभी सुनी होगी सबने, सारे गामा पा दा नी सा। सो यू कैन सी, ये भी सा और यहाँ भी सा, यानी कि दोनों क्या है, सेम है। तो यही चीज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने अपने उसमें बोली। पहला पॉइंट बेटा सेम था कि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट और मास नंबर, कह सकते हो आप, एलिमेंट्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर मास नंबर, मास नंबर इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो ये दोनों का सेम था, डोबर्नियर का भी और न्यूलैंड का भी। लेकिन सेकंड पॉइंट न्यूलैंड ने क्या बोला, डैट एवरी एट्थ एलिमेंट ऑफ द ग्रुप हैज द सिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी लाइक द फर्स्ट वन। ठीक है ना, कि हर एक 8th एलिमेंट जो है ग्रुप का, उसकी सिमिलर प्रॉपर्टी होगी फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग। एवरी 8th एलिमेंट ऑफ द ग्रुप हैज द सिमिलर प्रॉपर्टी लाइक द
फर्स्ट वन. सो दैट वुड बी द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का ये एक मेन हम क्या कह सकते हैं एप्लीकेशन था. नाउ हाँ, डीओ और डोरामी और सोली, ये कौन सा है? इमरान, ये तो मुझे नहीं पता, ये कौन सा लिखा तुमने? डोरा मी फा सोलाती, ये कौन सी लैंग्वेज है? जर्मन है. अच्छा, तो फिर हमें क्या करनी है जर्मन की वो लैंग्वेज सीख के. ठीक है, ये गुड. 10th में पढ़ा था, हाँ बेटा बेसिक है, 10th में करा होगा, बिल्कुल सही है. तो एवरी एट्थ प्रॉपर्टी, अच्छा जर्मन म्यूजिकल नोट्स, अरे ग्रेट, वेरी गुड, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारी क्लास में तो. मुझे तो नहीं आती थी. वेरी गुड. तो यही चीज है बेटा कि एट्थ एलिमेंट जो है ग्रुप का उसकी सिमिलर प्रॉपर्टी होगी. तो अब बताओ कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को क्यों फेलर कर दिया गया. न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को भी हमने टाटा बाय बाय कर दिया ड्यू टू सम रीजन. व्हाट आर दीज रीजन? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को भी हम काटा करेंगे अभी. व्हाई? इट वाज नॉट एप्लीकेबल आफ्टर कैल्शियम. वेरी गुड. इसका जो बेटा सेकंड रूल था ना, दिस रूल इज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली. ये सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था. एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली. दैट्स व्हाई हैवियर एलिमेंट के लिए ये रूल जस्टिफाई नहीं किया गया. तो हमने इसको भी एक बारी के लिए टाटा बाय बाय कर दिया. और एक और प्रॉब्लम थी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में कि न्यूलैंड ने क्या बोला था कि सिर्फ 64 एलिमेंट ही नोन है और उतने ही रहेंगे, कि 64 एलिमेंट के बाद और एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हो सकते. सो दैट वाज आल्सो अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है ना, वो भी एक तरह से गलत स्टेटमेंट थी. तो उसके बाद क्या हुआ, उसको भी हमने इग्नोर करते हुए हम थर्ड नंबर पे चले. थर्ड पे कौन आ गया फिर? न्यूलैंड के बाद कौन आया? मेंडलीव. बिल्कुल सही. न्यूलैंड के बाद हमारे पास मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आया. सो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या था? मेंडलीव ने बेटा क्या बताया था पीरियोडिक टेबल में? लोथर मेयर अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास. तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मेंडलीव ने क्लैरिफिकेशन दी. ठीक है, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हुआ क्योंकि उसने जो भी डिस्कवरीज की थी, जो भी अरेंजमेंट करी थी, तो उन्होंने उसका जस्टिफिकेशन भी दिया था. तो वेरी फर्स्ट पॉइंट तीनों में ही सेम था कि हर अरेंज्ड द एलिमेंट्स according to their atomic weight in the form of rows and columns. और सेकंड था बेटा कि they left some gap in his table for new discovered element. They left some gap in his table for the discovery of new elements. तो न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी के लिए भी उन्होंने कुछ गैप छोड़ा था. जैसे एल्यूमिनियम के नीचे एक बॉक्स खाली था, दैट वाज नेम्ड बाय एका एल्यूमिनियम. सिलिकॉन के नीचे एक बॉक्स छोड़ा, उसको हमने एका सिलिकॉन का नाम उस टाइम पे दिया था. सो दे नो कि कुछ नए एलिमेंट्स भी जो हैं वो अरेंज होंगे. बिल्कुल सी. ठीक है. हाँ, एग्जैक्ट गैप तो नहीं था, लेकिन ऑल्दो उनकी जो थ्योरी थी, जो उनकी अप्रोच थी, वो काफी ज्यादा अप्रिशिएबल थी और उसके लिए मेंडलीव को नोबेल प्राइज भी मिला अपनी इस डिस्कवरी के लिए.
सो हेलोजन एलिमेंट को उन्होंने सेपरेट वन ग्रुप में भी लिखा, बहुत सारे उन्होंने एक आइडिया जो था, रफ आइडिया कि पीरियोडिक टेबल कैसा होना चाहिए, वो उन्होंने दे दिया था। लेकिन कुछ एक दो पॉइंट से वो टेबल को भी हमें इग्नोर करते हुए नया टेबल बनाना पड़ा। व्हाट वाज दैट पॉइंट्स? फिट सम एलिमेंट, उन्होंने एक दो एलिमेंट्स को इकट्ठे ग्रुप में रख दिया था एक ही उसमें। ठीक है, एक तो ये था, हाइड्रोजन की पोजीशन प्रॉपर नहीं थी। यस, और एक बात आई आइसोटॉप्स को लेके। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, पहले तो यही बता दो मुझे, आइसोटॉप्स। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बट डिफरेंट मास नंबर, करेक्ट। तो क्या था बेटा कि उन्होंने आइसोटॉप्स के अकॉर्डिंग, देखो पहले एलिमेंट्स जो अरेंज किए थे वो एटॉमिक वेट या मास नंबर के बेस पे थे। तो वे क्वेश्चन अराइज हुआ कि जब कोई आइसोटॉप की बात होगी जिसका मास नंबर क्या रहेगा, डिफरेंट होगा, तो क्या उसके लिए अलग अलग बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी, क्या वो एलिमेंट अलग अलग बॉक्स में रहेंगे? और एक था कि हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में नहीं बताया था। तो इन दोनों पोजीशन को ध्यान में रखते हुए हमने अपना नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया। दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, हेनरी मूजले, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मोहसिन, विकास, बिलाल, क्रिश, अरे अच्छा नाम है ये तो, क्रिश। क्रिश तो मूवी भी आई थी ना। एटॉमिक नंबर के बेस पे बेटा हम नाम, हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड। So in this way, ठीक है, दिस इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हमारे पास क्या है, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है, ग्रुप 1 और 2 के। ये हमारे पास है बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट, और सॉरी डी ब्लॉक के, दिस इज जनरली 3 to 12, 13 to 18 होते हैं हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट। और नीचे जो दो रोज होती है वो होती है हमारी एफ ब्लॉक एलिमेंट की, नीचे की जो दो रोज है दैट आर जनरली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे फर्स्ट वाली को बोला जाता है लेंथेनाइड्स, और सेकंड वाली को हम क्या बोलते हैं, एक्टेनाइड्स। ठीक है, तो ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है एस पी डी एफ ब्लॉक के अकॉर्डिंग। इज इट क्लियर टू ऑल? दिस इज हाउ कि कहाँ से स्टार्ट हुए थे, मेंडलीव ने आइडिया दिया था, पहुंचे थे हम अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। तो ये आपको बेटा सारे ही, हाँ 7 पीरियड आर देयर एंड 18 ग्रुप्स। डी ब्लॉक इज कॉल्ड ट्रांजिशन सीरीज, बिल्कुल सही।
एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं, तो ये हम पूरे भी पढ़ेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सारे सिलेबस में ऑलरेडी अकॉर्डिंगली है। ठीक है, इस क्लास में आई थिंक सो 11th में आपके पास एस और पी होगा, तो बाद में डी और एफ हो जाएगा। ठीक है मैम, एफ को अलग क्यों किया गया, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज बेटा रिजेंबल नहीं करती थी अंदर के एलिमेंट्स के साथ, तो ये होते डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इसको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, दीज आर जनरली कंसीडर्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बट होते डिफरेंट है। इज इट क्लियर? यस, क्लियर टू ऑल? ओके, ग्रेट। चलो अब हम क्वेश्चंस करते हैं बेटा, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। हाँ, अभी पोल ही होने वाली है, वी आर गोइंग फॉर द पोल ओनली। यस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं एक बार स्क्रीन दोबारा शेयर करती हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देयर इज सम बग्स। यस यस। अच्छा, किस किस को बेनिफिट लग रहा है क्लासेस का, और किसको लग रहा है कि मजा नहीं आ रहा? टेल मी। यस, अ न्यू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? अच्छा, पहले के ही है। टाइम एक्सटेंड होता तो चैप्टर और अच्छे से हो जाता, ये 11 थी, दैट्स वाई, बिकॉज 9 10 में तो 1 आवर से हो जाता है। हाँ बेटा, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे टाइमिंग इंक्रीज भी करेंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा अभी ये है कि सारे टीचर्स को भी बहुत सारी क्लासेस लोड उन पे भी है, सब पे, तो दैट्स वाई थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा, ये इस चीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको एक अनाउंसमेंट बतानी थी बेटा, क्या है कि जो आपका अभी 11 10 15 से 11 15 वाले बैच में आप लोगों के प्रॉब्लम्स लिए जाएंगे, वी विल डिस्कस अबाउट योर प्रॉब्लम्स, जिस भी बच्चे को जो भी टॉपिक में क्वेरी आ रही है, तो वो भी एक एज अ ओपन बैच होएगा, कोई भी बच्चा उसको कर सकता है ज्वाइन। ठीक है, उसमें आपके नए क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, कि वट एवर क्वेश्चन यू वांट टू डिस्कस उसके बारे में आप पूछ सकते हो। मान लो अगर आपने कोई यहाँ पे कुछ टॉपिक पढ़ा है, आप उसमें क्लैरिफाई नहीं कर पाए हो, तो उसमें आप अपनी वो प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो। सो इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, ओके। सो वो मंडे से स्टार्ट होगा, मंडे से नाइट में बेटा, नाइट 10 15 to 11 15 नाइट में। ठीक है, मंडे से ही स्टार्ट होगा वो बैच। ओके गुड, चलो अभी मैं पोल रेज कर रही हूँ इस क्वेश्चन के लिए, तो सभी बच्चे, अब हमारे 3 क्वेश्चन पोल बेस्ड क्वेश्चन है, तो पोल में आंसर करेंगे। आप डाउट ले लो बेटा, टॉपिक मतलब जैसे हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ना, उसमें बच्चों के अकॉर्डिंग ही जो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी वही पूछा जाएगा। ठीक है, तो दैट वुड बी द मैम ओपन बैच क्लास का।
अभी ओपन बैच क्लास का, फिर ओपन बैच को बंद कर देंगे, अपने अपने रिस्पेक्टिव बैचेस में आ जाएंगे बच्चे। ऐसा करना पड़ेगा फिर तो, है ना। चलो। वैसे भी अपने अपने रिस्पेक्टिव बैच में बेटा ज्यादा वो रहता है। वो आप चैट में बोलते रहना, जैसे कभी बोल दिया ना फर्स्ट चैप्टर के बारे में पूछना है, तो फर्स्ट चैप्टर का बता दिया क्या है। ये लो क्वेश्चन पहले। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। देखते हैं आयुष, इसके बारे में बात करते हैं बेटा। अरे पोल में आंसर करना है, यहाँ पे नहीं करना। आंसर इन द पोल ओनली। फटाफट से पोल रेज किया, आंसर करो, दिख नहीं रहा। चलो, अभी दिख जाएगा। आ जाओ पोल में, फटाफट से आंसर करो। यस, वेरी गुड। ये जो सी और डी को भी कुछ कुछ बच्चे वोट कर रहे हैं, वो लगता है सो रहे हैं। मास नंबर वाले तो फिर डोबर्नियर के भगत होंगे। ठीक है ना, दे आर सेइंग कि डोबर्नियर अच्छा बता रहा था, मॉडर्न की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो बेटा जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, दैट इज जनरली बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट ओनली। वो हमारा एटॉमिक वेट पे ही मैटर करता है। सो इट्स करेक्ट आंसर वुड बी आंसर नंबर बी, दैट इज एटॉमिक नंबर। तो हमारे पास फर्स्ट का क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर आ जाएगा आंसर। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ बच्चों ने तो यही वोट किया था, कुछ अभी सो रहे थे जो, वो सी और डी को भी वोट कर रहे हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर टू, टू के लिए भी मैं पोल क्रिएट कर रही हूँ। इसको ध्यान से करना आंसर, यूं ही बस तुक्का नहीं लगा देना कि हाँ चलो सी डी कुछ तो होगा ही। डू इट केयरफुली। गो फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकंड। करेक्ट ऑर्डर बताना है बेटा साइज का, कार्बन, नाइट्रोजन, फोस्फोरस और सल्फर में। क्या करेक्ट ऑर्डर होगा। फटाफट से पोल में आंसर करो, लॉन्च है पोल। हाँ, दो ही वोट्स आई हैं अभी तक। मिक्स सी वोट है, सारे बच्चे सबको वोट कर रहे हैं। कोई ए को, कोई बी को, कोई सी को, डी को। डी बेचारे को एक ही वोट मिली है, दो वोट्स। जल्दी जल्दी वोट करो, अभी तक सिर्फ 29 वोट्स हुई हैं। 50 वोट्स होनी चाहिए एटलीस्ट। 18 वोट्स टू ऑप्शन सी, 5 votes to option B, 5 votes to option A and 3 votes to option D। और कोई रह गया है तो फटाफट से वोट करो। 21 होगी है सी की, मतलब मेजोरिटी ऑफ बच्चे सी के साथ हैं। 23 votes to सी। चलो, अब हम इसको डिस्कस करते हैं, देन देखेंगे कि क्या आंसर आना चाहिए। पहले मैं आंसर नहीं बताती, मैं आपको क्राइटेरिया बताती हूँ बेटा कैसे करना है ये। देखो, करेक्ट ऑर्डर जो है कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर का, उसके लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। यू हैव टू टेक केयर अबाउट द टू की पॉइंट्स। तो वो दो की पॉइंट्स कौन से हैं, पहले तो हम वही लिखेंगे। देखो, मेन दो की पॉइंट्स आपको बेटा याद रखने हैं। वेरी फर्स्ट वन इज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जैसे हम मूव करते हैं, यानी कि आप इधर से इधर जा रहे हो, तो क्या होगा, देन एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड क्या है बेटा, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स।
ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज हो गया ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। अब हम बात करते हैं बेटा न्यूक्लियर चार्ज वगैरह की। ये न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, देखो न्यूक्लियर चार्ज क्या है हमारे पास। मान लो ये आपका कोई भी कंपाउंड है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस बेटा कोई चार्ज डेवलप करता है, न्यूक्लियस अपनी तरफ से एक चार्ज क्रिएट करेगा जो कि इसको उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियस की तरफ। अब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा। तो जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो ना, साइज आपका डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आपका बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। अब हम बात करते हैं बेटा टॉप टू बॉटम की। अब जैसे अगर मैं बोलूं कि एक था जिसमें शेल थी 1s1, एक में 1s2, 2s1। 1s1 ऐसे था, 2s1 वाले में एक और शेल आ गई। 3s1 लेते तो उसमें एक और 3 की आ जाती। तो जैसे जैसे आप मूव डाउन द ग्रुप जाओगे ना, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी तो साइज भी उसका इंक्रीज करेगा। सो दैट्स द थिंग। तो अब हमारे पास देखो कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और सल्फर है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, नाइट्रोजन का 7। मींस लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में मैंने क्या बोला, साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी नाइट्रोजन कार्बन से क्या होगा, छोटा होगा। तो बड़ा क्या हो गया, कार्बन। कार्बन और नाइट्रोजन में से कौन सा बड़ा हो गया, कार्बन। अब नाइट्रोजन के नीचे लिखा जाता है फॉस्फोरस और उसके साथ आता है सल्फर। अब मैंने क्या बोला, मूव डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा, यानी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में से बड़ा कौन सा होगा, फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस बड़ा हो गया नाइट्रोजन से। अब ये फिर से लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, लेफ्ट टू राइट पे साइज स्मॉल हो रहा है, यानी फॉस्फोरस और सल्फर में से फिर से सल्फर बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा होगा फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। ये इसका एग्जैक्ट ऑर्डर आएगा, डेट इज ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ एक ही बच्चे ने ऑप्शन डी को क्लिक किया था। अब ये नहीं पता कि उसको आता था या उसने बस ऐसे ही तुक्का मार के कर दिया था। सो दैट वुड बी ऑप्शन नंबर डी। अब ये बताओ किस किस को क्लियर हुआ, किसको कहाँ प्रॉब्लम आई, लेट मी नो, फटाफट से बताओ। क्लियर, और सारे बच्चे बताओ फटाफट। क्लियर 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 हो गया, क्लियर क्लियर क्लियर, ऑल क्लियर तो नहीं हो गया, ऊपर से तो नहीं चला गया सबके। वंस अगेन, अच्छा एक बार और, एक बार और, चलो एक बार और भी बात कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बेटा क्या है कि हमें करेक्ट ऑर्डर निकालना था, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर का ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग। तो साइज के अकॉर्डिंग बेटा दो चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है। पहली कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज हो जाता है। साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। और न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, न्यूक्लियर चार्ज उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। और जैसे ही न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी, साइज क्या होता रहेगा, छोटा। तो दो ही पॉइंट आपको याद रखने हैं, लेफ्ट टू राइट में एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, और टॉप टू बॉटम में एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर था। तो कार्बन और नाइट्रोजन को किस तरह से लिखा था हमने, ये देखो कार्बन और नाइट्रोजन का क्या है बेटा, एक बारी ये वाले आपको दोबारा बता देते हैं। देखो ये है हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर, चार दे रखे हैं। अब हमें पता है कार्बन के साथ लिखा जाता है नाइट्रोजन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका 7। अब मैंने क्या करा, लेफ्ट टू राइट, मतलब मूव कहाँ हो रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ जा रहे हैं। तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन में से बड़ा कौन सा, कार्बन। ऐसे ही अब नाइट्रोजन से फॉस्फोरस, नाइट्रोजन के नीचे होता है फॉस्फोरस। तो मैंने क्या बोला, साइज किसका बड़ा होगा, नीचे वाले का, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाते वक्त साइज क्या होता है, इंक्रीज। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में से कौन सा बड़ा, फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस बिगर होगा। अब फॉस्फोरस के साथ ही होता है सल्फर, फिर से लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट में कौन सा डिक्रीज करता है, तो फॉस्फोरस और सल्फर में से बड़ा कौन सा, फॉस्फोरस। तो सबसे बड़ा बेटा फॉस्फोरस,
उसके बाद सल्फर, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। इस तरह से आपको ये जस्टिफाई करना था। अब बताओ किस किस को क्लियर हुआ? अब तो क्लियर हो गया ना? यस, इज इट क्लियर? क्लियर, क्लियर। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन का पोल हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। देखते हैं उसमें कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। वो भी बहुत इजी क्वेश्चन। यस, एम आई ऑडिबल? A new poll has been launched. अभी कर रही हूँ मैं पोल लॉन्च थर्ड के लिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। So I'm launching the poll. Let's go for the question number 3. Ionization enthalpy of nitrogen is more than that of oxygen molecule because of, yes, because of, बताओ फटाफट से, पोल में आंसर करो इसका। एक ही वोट आई है, अरे दो। जो भी बच्चे गलत वोट कर रहे हैं ना, फिर वो बिल्कुल ही सो रहे थे क्लास में। दे ऑल आर स्लीपिंग। मतलब अभी तक 6 वोट आई हैं, 7 वोट्स, 8 वोट्स, जिसमें से कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चों ने गलत आंसर किया है। आई थिंक सो दे ऑल आर स्लीपिंग। अरे अभी एक क्वेश्चन जो पहले वाला समझाया, उसमें सब बच्चे सो रहे थे क्या? वो मेरे को लग रहा है तुम्हें ऑल क्लियर ही हुआ है, क्लियर नहीं हुआ। यस, फटाफट से आंसर करो। 26 वोट आई हैं अभी तक, 40 वोट्स होनी चाहिए एटलीस्ट। पता नहीं क्या कर रहे हैं बच्चे, सुन ही नहीं रहे हैं ध्यान से, गलत वोट्स करी जा रहे हैं। लेट मी टेल यू, सबसे पहले तो अच्छा अभी हम बात करेंगे इसका आंसर डिस्कस करने से पहले। देयर इज अ वर्ड रिटन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सबसे पहले तो बच्चे मुझे यही बताएंगे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। लेट डिस्कस अबाउट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय आयोनाइजेशन एंथैल्पी? क्या रहता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब? यस, हु विल लेट मी नो? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर ऑर्बिटल। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर ऑर्बिटल शेल, कि उसकी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज जनरली कंसीडर्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। मैंने एक चीज 10 बार बताई कि लेफ्ट टू राइट मूव करते वक्त साइज डिक्रीज होता है। ये बात मैंने पिछले क्वेश्चन में 10 बार बताई कि साइज डिक्रीज होता है, फिर भी बच्चे इतने इंटेलिजेंट है हमारे कि वो अभी भी स्मॉलर साइज ऑफ नाइट्रोजन के ऑप्शन को टिक कर रहे हैं। मतलब ये हिंदी में ही बताया गया था कि
लेफ्ट टू राइट चलते वक्त साइज डिक्रीज होगा। ऑक्सीजन, तो क्यों बार बार उसी को क्लिक कर रहे हो कि स्मॉलर साइज ऑफ नाइट्रोजन? नाइट्रोजन कहाँ से छोटा हो गया बेटा? स्मॉल तो ऑक्सीजन होगा। देन व्हाई आर यू राइटिंग नाइट्रोजन? उसमें नाइट्रोजन को तो लिखना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, और एक और गलती, मैंने क्या बताया था, साइज क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट में, तो न्यूक्लियर चार्ज भी ऑक्सीजन का होगा। उसमें भी आधे बच्चे ए को आंसर कर रहे हैं, ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस। अरे भाई, ग्रेटर अट्रैक्शन कहाँ से हो जाएगी? ग्रेटर अट्रैक्शन तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच है। ठीक है, नाइट्रोजन का स्मॉल साइज नहीं है, ऑक्सीजन का स्मॉल है। और अट्रैक्शन भी ऑक्सीजन के पास ज्यादा है, नाइट्रोजन के पास ज्यादा नहीं है। ठीक है, पेनिट्रेटिंग के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो उसको तो चलो फिर क्यों ही छेड़ना। अब बारी आती है ऑप्शन बी की, जो कि करेक्ट आंसर है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो हम देखते हैं हाउ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कैसे वर्क करते हैं। नाइट्रोजन होता है बेटा हमारे पास एटॉमिक नंबर 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है 1s2 2s2 2p3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 2p3 का मतलब क्या है कि 3p ऑर्बिटल में सिंगली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन है हमारे पास 8, 1s2 2s2 2p4, 2p4 में। तो ये आ गया हमारे पास 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। जो भी चीज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू अदर। तो ये क्या है बेटा, अब तीनों इलेक्ट्रॉन एक, अगर मैं बोलूं 3 बच्चे थे, तीनों एक ही डेस्क, एक एक डेस्क पे मैंने बिठाया था। ठीक है, अब मैं अगर एक बच्चे को कहूँ तू उठ के इधर चला जा या उधर चला जा, वो मैम मैं क्यों उठूं, वो भी तो एक एक ही बैठे हैं। अब यहाँ पे क्या था, दो बच्चे पेयर में बैठे थे, तो मैंने एक को उठाया, तो उसको बोला कि जाओ दूसरी सीट पे बैठ जाओ, तो उसको उठाना एज कंपेयर टू इजी होगा कि वो 3 बच्चों को सिंगल वाले को उठाना। तो ऐसे ही रहता है बेटा, जब सिंगल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तब हमारे पास क्या रहता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है, जो कि हमारे पास फुली फिल्ड और सिर्फ एक्सैक्टली हाफ फिल्ड के लिए ही रहेगी। अदर ऑप्शन के लिए वो चीज अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, इज इट क्लियर? सबको समझ आई ये बात? ओके, हाँ जी बिल्कुल सही है फिर तो। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा फुली फिल्ड और एग्जैक्टली हाफ फिल्ड इसलिए स्टेबल होते हैं क्योंकि अब उन्हें किसी भी और, फुली फिल्ड है जो बेटा वो तो क्यों ही इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से, जब किसी के पास खुद के पास ही सारा कुछ हो। अब मैं बोलूं कि आपके पास एग्जैक्टली सारी नॉलेज हो तो बच्चे ट्यूशन क्यों ही जाएंगे? ठीक है ना, अब वो पहले से ही ऑलरेडी फुली फिल्ड है, वो कह रहे हैं मेरे पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है, मुझे ना किसी को इलेक्ट्रॉन देना है ना लेना है, तो वो हो गया ना स्टेबल। और ऐसे ही एग्जैक्टली हाफ फिल्ड जब हो जाता है तो वो भी बोलता है कि अभी मेरे पास सिंगल सिंगल पेयर तो है, तो मैं ज्यादा एनर्जी, वो ले जरूर लेते, एक पेयर ले लेगा या एक दे लेगा, लेकिन उसके लिए आपको ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, यू विल नीड सम ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी। और अगर तो एग्जैक्टली फुली फिल्ड है तो फिर तो वो लेगा ही, वो तो बिल्कुल ही स्टेबल हो जाता है, वो नहीं करता कुछ भी लेन देन। क्लियर? यस। मोहम्मद अफान, क्या क्लियर नहीं हुआ? वाई यू आर राइटिंग नो? यस, क्लियर। चलो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सिमेट्रिक के बारे में बताया। कौन सा सिमेट्रिक? एंथैल्पी पे कहाँ पे क्योंकि ये सिमेट्रिक होते हैं, तो सिमेट्रिक का मतलब बेटा वही है, सिमेट्रिक का मतलब भी क्या है
कि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, तो देखो सिमेट्रिक है ये। सिमेट्रिक कैसे? कि प्रॉपर एक ही सिमेट्री में चल रहे हैं, इन दिस वे, इसी को सिमेट्रिक बोलते हो आप। ठीक है ना, इसी को हम सिमेट्रिक भी कह सकते हैं। नहीं तो आप इजी लैंग्वेज में उसको लिख सकते हो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। ये ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है ना, ये तो आपको समझ भी आ रहा है कि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, तो इसलिए ज्यादा स्टेबल है। सिमेट्री का मतलब यही होता है कि सारे एक ही सिमेट्री में इसके ऑर्बिटल है। आप देखो सारे ही क्लॉकवाइज है, एक दो तीन, तीनों का जो स्पिन है दैट इज क्लॉकवाइज, दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। हाँ, इसका आंसर कई बच्चों ने बता दिए। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बिलोंग टू फर्स्ट ग्रुप। तो बेटा ठीक है, फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते कौन से हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन? नहीं आनंद, ये नहीं होगा बेटा। राजा बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन इजिली लूज करते हैं। those elements which can easily lose electron that are considered as electropositive element, those element which can easily lose electrons that are considered as electropositive element, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम। लिथियम का क्या है, 1s2 2s1 है, और सोडियम के पास 1s2 2s2 2p6 3s1 है। तो वो क्या कहते हैं कि हम अपना एक ऑर्बिटल तो एटलीस्ट स्टेबल कर लें, इसको लूज करेंगे तो उनके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी फुली फिल्ड वाली। ऐसे ही सोडियम फटाफट से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है, जो कि एग्जैक्टली फुली फिल्ड होती है। ठीक है ना, तो दैट टाइप ऑफ थिंग्स आर कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, जो कि इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। लर्न करने के राजा बिल्कुल ट्रिक बताएंगे बेटा। पीरियोडिक टेबल के ट्रिक्स हम उसी टाइम पे डिस्कस कर लेंगे जब हम एसपीडीएफ ब्लॉक पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो हम लर्न ही ब्लॉक वाइज करेंगे, पी ब्लॉक को कैसे लर्न करना है, एस ब्लॉक को कैसे लर्न करना है, तो वो हम उस टाइम पे कर लेंगे। ठीक है, अभी आपको जरूरत नहीं है, अभी तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये सब बच्चों को क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस, सीजियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जैसे जैसे आप मूव डाउन करते रहोगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ता रहेगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ता रहता है, तो सीजियम जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, चलो। हाँ बेटा केशव, अभी क्या करेंगे, आज की क्लास में थर्ड चैप्टर हुआ ना, अगली क्लास में फोर्थ करेंगे, फिर दोबारा से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को दोबारा करेंगे। ठीक है, वो उस चीज की टेंशन नहीं लेनी, चैप्टर 1 दोबारा आएगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा हमारे पास, आर्गन 3d5 4s2। अब हमें ये बताना है कि ये कौन से ब्लॉक को बिलोंग करती है। एलिमेंट हैविंग दिस कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग्स टू विच ग्रुप? कौन से ग्रुप ब्लॉक को करेगी वो? फ्रेंशियम है बेटा, सीजियम फ्रेंशियम, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक 18d s p s d। पी नहीं होगा बेटा, पी नहीं, डी ब्लॉक को। देखो कैसे, जो जिस भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू दैट सबशेल, कोई भी सबशेल हो सकती है, एस पी डी और एफ, देन दैट एलिमेंट बिलोंग्स टू दैट ग्रुप ओनली। यानी कि अगर किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो वो एस ब्लॉक का होगा, पी में जा रहा है तो पी का, डी में जा रहा है तो डी ब्लॉक का। अब जैसे बेटा मैंने आपको बताया था अब बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सेकंड चैप्टर में कि 4s2 की फिलिंग पहले ही हो जाती है, यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 रहती है, और 3d5 बाद में आता है, तो ये तो ऑलरेडी फिल हो गई है। अब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने 3d5 के लिए फिल किया वो डी शेल में फिल किया।
अब लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा जिस शेल में जाता है और वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का होता है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर हुआ सबको? ये बात क्लियर हुई कि जिसमें भी उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है बेटा वो उसी ब्लॉक से रिप्रेजेंट करता है। सो ग्रेट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 4 के कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, फिर उनको डिस्कस करेंगे, फिर एक बार ये चारों चैप्टर हो जाएंगे, देन वी विल कम बैक टू द फर्स्ट चैप्टर एज वेल। फिर दोबारा से फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर को एक बार ही कर लेंगे, ताकि आपके अगर थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं तो वो भी आपको क्लियर हो जाए। यस, यू ऑल कैन लीव, इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी। थैंक यू दानिश, थैंक यू सो मच बेटा। So bye bye. Have a nice day, everyone. Bye.